हेलो एवरीवन। स्वागत है आज की क्लास के अंदर। आज लेंगे हम 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। तो हमारा इससे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स हुआ था, उसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो मैंने कवर करी जिसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते थे। और आज मैं ले रहा हूँ प्राइमरी सेकेंडरी डाटा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी डाटा क्या होता है, कैसे होता है, हम इसे जानेंगे। तो देखिए आगे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। समंगों के प्रकार हम बोले या काइंड्स ऑफ डाटा बोल दें हम ऐसे, तो हमारे पास डाटा है प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। तो हमारे पास में मेजर रूप से दो ही फॉर्म्स हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि प्राइमरी जो डाटा है वो क्या होगा, जो रिसर्चर है, जो अनुसंधान करता है, जो इन्वेस्टिगेटर है, तो उसके द्वारा पहली बार जो नई सीरीज संग्रहित किए जाते हैं, जो अनुसंधानकर्ता के द्वारा पहली बार नई सीरीज संग्रहित कर रहे हैं, तो वो हो गया प्राथमिक समंग। मतलब पहले कोई डाटा था ही नहीं, खुद ने ही करवाया, चाहे खुद ने जाकर किया हो फील्ड पे, अपने व्यक्तियों से करवाया, किससे करवाया, लेकिन पहली बार डाटा का कलेक्शन हो रहा था। सेकेंडरी समय क्या होता है, जब अनुसंधानकर्ता किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा संग्रहित आंकड़ों पर प्रयोग करता है, पूर्व प्रकाशित आंकड़ों का प्रयोग करता है, तो वे द्वितीय संबंध कहलाते हैं। जैसे ये कि डाटा कलेक्शन में ऑलरेडी कर रखा हूँ, लेकिन आपको भी रिसर्च करना था उसी सिमिलर टॉपिक के ऊपर, तो आपने जो है वहाँ डाटा दोबारा कलेक्शन करने के कंपेयर के अंदर मुझसे जाकर आपने डाटा ले लिया। ऐसे राजस्थान में जैसे स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, वैसे ही बहुत सारी यूनिवर्सिटी या एनजीओ है जो अपने पास में डाटा रखती है। तो आपने क्या करा, खुद ने किसी जगह जगह जाकर डाटा कलेक्शन करने की अपेक्षा आपने वहाँ से डाटा ले लिया। मतलब इस प्रकार मेजर डिफरेंस हो गया प्राइमरी डाटा, जिसको आप पहली बार आप यूज खुद को ही कलेक्शन करना पड़ेगा, और जो पहले से कलेक्टेड है, ऑलरेडी ये संग्रहित है वो डाटा, वो द्वितीय संबंध कहलाएगा। उसको आप किसी और से लेकर आ रहे हो जिसके पास पहले से कलेक्शन किया हुआ रखा हुआ था। अब मेजर डिफरेंस क्या है, किन किन टॉपिक्स को लेकर आपको जो प्राइमरी जो सेकेंडरी डाटा उसमें डिफरेंस बताया गया है, वो देखिए क्या बताया गया। मौलिकता मतलब ओरिजिनलिटी या नोट कॉपीड की यदि बात करेंगे, तो जो प्राथमिक समय के होते हैं वो मौलिक होते हैं, मूलभूत होते हैं, ओरिजिनलिटी होती है उनके अंदर, वो कहीं से कॉपी कट पेस्ट वाले नहीं होते हैं। जबकि जो सेकेंडरी जो डाटा होता है, जो वो क्या होता है, वो कट पेस्ट वाला होता है, उसमें ओरिजिनलिटी का भाव नहीं होता है। कलेक्शन की यदि बात करें, आगे संग्रहण के बारे में बताया गया है। तो प्राथमिक जो संग्रहण है, प्राइमरी जो डाटा फर्स्ट टाइम पर ही आप कलेक्शन करते हो, जबकि जो सेकेंडरी डाटा है वो पहले से पब्लिश हो रखा था। यदि पब्लिश भी नहीं है तो वो मतलब पहले से कलेक्टेड है, पहले से कलेक्शन उसका कर रखा है। जरूरी हर बार पब्लिश ही हो। पब्लिश से तो मतलब है जैसे अखबार के अंदर पब्लिश कर देना, या जैसे यूनियन संघ एजेंसी वो अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करती है। लेकिन बहुत सारे जो छोटे लोग हैं वो जो भी डाटा कलेक्शन करते हैं प्रकाशित नहीं करते, उनके पास पहले से रखा हुआ रहता है। समय व धन, तो प्राथमिक संबंध के जो प्राइमरी डाटा है उसके लिए बहुत अधिक समय और धन की जरूरत होती है, क्योंकि आपके पास में आप खुद जाकर इंडिविजुअल एक रिसर्च वहाँ डाटा कलेक्शन कर रहे हो, वहाँ से आप पूछ रहे हो, तो आपको टाइम भी ज़्यादा चाहिए और अपना स्टाफ भी ज़्यादा चाहिए। तो आपको पास में वहाँ समय और धन दोनों ही आपको पास में ज़्यादा व्यर्थ होने वाली है। जबकि द्वितीय समय में क्या है, वो पहले से किसी व्यक्ति ने किए हुए हैं, तो आप उसे छोटी मोटी अमाउंट जो रीजनेबल अमाउंट बनती है वो आप दोगे, और तुरंत आपको वो तुरंत कॉपी मिल जाएगी आपको, जहाँ पर डाटा कलेक्शन हो रखा था। हो सकता है वो 1 पेज की, हो सकता है वो 10-15 पेज की हो, किसी भी आपको मिल सकती है। संशोधन, तो संशोधन की जब बात आती है, जो प्राथमिक संबंध है वो अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं के द्वारा लिए जाते हैं। स्वयं के द्वारा मतलब ये जरूरी नहीं कि हर बार वो यहाँ पर खुद जाकर ही नाप रहा है किसी चीज़ को, या खुद जाकर ही मेजरमेंट कराया, या खुद जाकर एक एक घर के अंदर पूछा, उसका स्टाफ ने ले लिया, या उसने जो सदस्य अपॉइंटमेंट कर रखे थे, या फिर किसी किसी रूप में मतलब उसने अपने अकॉर्डिंग ये डाटा कलेक्शन करवाने की कोशिश करी है अपने। तो वो जिस फील्ड में वो रिसर्च करा है वो उसी के अकॉर्डिंग होती है। जितनी जरूरत चीज़ें होती है वो उसमें पूछ लेता है, जो नहीं होती है अनावश्यक होती है उनको वो हटा देता है, उनको नहीं पूछता है। तो वो उसके उद्देश्य के अनुरूप भी होते हैं, जो भी उसका टारगेट था। जैसे मान लीजिए वो ये जानना चाह रहा है कि पशुधन संपदा कितनी किसी गाँव के अंदर, तो वो जो लाइव स्टॉक है वहाँ का उसी के बारे में जाकर चर्चा करेगा। वो ये नहीं पूछेगा बस आपके पास कार कितनी है, ट्रैक्टर कितने हैं, वो क्यों नहीं पूछेगा आपके पास गाय बैल भैंस बकरी कितनी है कितनी नहीं है, क्यों लाइव स्टॉक के बारे में वैल्यूएशन कर रहा है। तो उनमें संशोधन की आवश्यकता नहीं हो सकती है, ठीक है भैया, उसने डाटा है अपने अकॉर्डिंग उसको पहले से पता है मुझे किस कार्य के लिए चाहिए, उसको संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन सेकेंडरी जो डाटा है जर्नल न्यूज़ के अंदर वो आपके अकॉर्डिंग मिले ही सही, हो सकता है उसके अंदर आपको संशोधन करना पड़े, ठीक है। तो सेकेंडरी डाटा के अंदर संशोधन की जरूरत करना पड़ सकता है आपको। अब यहाँ पर देखिए मैंने बड़ा छोटे छोटे फॉर्म के अंदर लिखा है यहाँ पर, लेकिन आप इसको बड़े ध्यान से समझेंगे, आप दोबारा अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो इसको इतना आप हल्के में ना ले में। देखिए जो यहाँ पर ये बताया गया है कि प्राइमरी जो डाटा है उसके कलेक्शन की मेथड्स बताया गया कि प्राइमरी जो डाटा की, देखो सेकेंडरी डाटा तो आप कहीं कलेक्शन करते ही नहीं हो, सेकेंडरी डाटा तो पहले तो ऑलरेडी कलेक्टेड है, उसको तो आप सेकेंडरी डाटा में बस आप किसी इंस्टीट्यूट पे जहाँ से आप ले रहे हो, जिस व्यक्ति के पास में रखा हो, आप जाकर लेकर आना है आपको, है ना। लेकिन जो प्राइमरी डाटा है वो उसकी मेथड्स हैं, ठीक है, उसके मेथड्स में देखिए पहला क्या है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो अब इसमें क्या होगा, अब देखो नाम से बोला डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, मतलब व्यक्तिगत रूप से खुद डायरेक्टली उसके अंदर कराया। तो इसमें देखो अनुसंधान करता स्वयं व्यक्तिगत रूप से
प्रत्येक व्यक्ति का डाटा एकत्रित करता है। जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हूँ और वहाँ पर मुझे एग्रीकल्चर का प्रोफेसर हूँ मैं, और मुझे एग्रीकल्चर पर्टिकुलर गांव के अंदर रिसर्च करना था और वहाँ के बारे में जानना था। तो मैं खुद निकला अपने स्टाफ के साथ में और अब वहाँ पर उनको लेकर गया और वहाँ से मैं डाटा कलेक्शन कर रहा हूँ लोगों से भी, आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, किस किस की आप खेती करते हो, कितनी पे आपको एक्सपेंस कितना आपको न बीज लगाना पड़ता है, कितना आप खाद देते हो उसके अंदर, और कितने फिर उसमें उपज हो रही है। ये सारा डाटा मैं खुद या फिर मेरा स्टाफ कलेक्शन कर रहा था। तो ये क्या मैं खुद डायरेक्ट मतलब पहली बार ही ले रहा हूँ डाटा, तो लेकिन उसके पहली बार खुद मैं खुद जाकर फील्ड में जाकर ले रहा हूँ मतलब, ठीक है। दूसरा क्या होगा, अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान द्वारा। इसमें क्या हुआ कि जैसे मेरे को डाटा, वही एग्जांपल है कि मुझे कलेक्शन करना था, लेकिन मैंने एक एक घर में जाने की अपेक्षा है ना, वहाँ के ना सरपंच से जाकर पूछ लिया, वहाँ के डीआर सीआर से पूछ लिया, या हर एक गली के अंदर जो प्रतिष्ठित व्यक्ति था जो आसपास के बारे में सूचना रखता है उस व्यक्ति से पूछ लिया। जैसे खोजी टाइप के कुछ व्यक्ति होते हैं जो पूरे गाँव के बारे में जानकार रखते हैं, उन लोगों से मैंने पूछ लिया डाटा। तो मैंने इस तरीके से क्या किया, मैं गया तो खुद ही, लेकिन एक एक डोर टू डोर जाने की अपेक्षा मैंने एक वहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति से या सरपंच से आमने डाटा ले लिया। जैसे कि इसका एग्जांपल ये भी बनता है, गांव में सरपंच से या फिर क्लास के बारे में मॉनिटर से पूछ लेना, या फिर हमारे कॉलेज के बारे में आप स्टाफ की बात करें तो कॉलेज स्टाफ के बारे में, एक एक स्टाफ के बारे में जानकारी लेने के कंपेयर के अंदर आपने प्रिंसिपल सबके बारे में पूछ लिया। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन बन गई। देखिए इसमें आगे और इसमें अनुसंधान करता है, प्रत्येक व्यक्ति से न पूछकर एक लीडर से डाटा एकत्रित कर लेता है। आगे बताया गया संवाददाताओं से द्वारा या स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्ति। तो इसमें क्या होता है, संवाददाता क्या इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेटर होता है, जो वो क्या आपका वहाँ अपॉइंटमेंट कर दोगे, ठीक है, आपने वहाँ अपॉइंटमेंट कर दिया, नियुक्त कर दिया है आपने, तो उसको काम ही यही है। ऐसा देखो मतलब करते हैं जब हमको बहुत सारे मेरे पास में बहुत सारे गाँवों का मुझे सर्वे करना हो और मेरे पास अच्छा फंड हो, तो अच्छा फंड हो तो मैं क्या करूँगा, जो पर्टिकुलर गाँव के अंदर जाऊँगा और वहाँ के मुझे जो लोग लगेंगे अच्छे, जैसे हो सकता है वो सरपंच भी हो या सरपंच के अलावा कोई और भी व्यक्ति हो, उसको मैं वो ना अपना संवाददाता बना दूंगा और वहाँ के बारे के अंदर स्थानीय स्रोत या फिर स्थानीय स्रोत से मतलब होता है जैसे वहाँ जो ग्राम सचिव होता है, ठीक है ना, जो अपने विलेज सेक्रेटरी जिसे बोलते हैं ना, तो वो सेक्रेटरी होता है, तो विलेज सेक्रेटरी हो गया, इन्फो उनके पास में काफ़ी डाटा रहता है, हमारे पास जैसे पटवारी उनके पास काफ़ी डाटा रहता है। तो ये सब लोग हैं वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर, या फिर मैंने खुद ने अपॉइंटमेंट किया अपना संवाददाता, या फिर वहाँ से पटवारी से मैंने डाटा ले लिया कि पटवारी के पास में काफ़ी डाटा रहता है। तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर क्या है वहाँ से अपने संवाददाता नियुक्त कर दे रहा हूँ और वहाँ से हम ले रहा हूँ। तो ये भी डायरेक्ट मेथड का ही एक पार्ट है, इसके अंदर आप और ज़्यादा बड़े एरिया का आप जल्दी ईजी कर पाओगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो भी रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा था कि आप ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हो, एक छोटा मोटे गाँव का कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप 3 4 10 15 20 25 गाँव कर सकते हो, लेकिन आपको पूरे एक जिले का करना हो तो फिर आपको तीसरा मेथड पाना पड़ेगा। तो आप समझिए कि जैसे जैसे एरिया बड़ा होता जाता है वैसे वैसे मेथड्स को हमें अलग अलग मेथड्स पे आना पड़ता है। और सेम जैसे 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 एरिया आपका जो बड़ा होता जाता है बड़ा होता जाता है तो आपको मेथड्स में चेंज आ रहा है। ठीक, जैसे आप मैंने नंबर भी दिए हैं 1 2 3 और या 4 या नीचे दिया है 5 भी बाद में है ना, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर भी दिए हैं। तो मेथड्स में हमारे पास में बदलाव आता जा रहा है। कब आ रहा है बदलाव, जैसे जैसा एरिया हमारा वाइड बढ़ता जा रहा है, जैसे हमारा फील्ड का एरिया है जो हमारा बढ़ता जा रहा है, जो नंबर ऑफ डाटा है वो हमारा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमको मेथड चेंज करने पड़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ में अपनी कमियां भी है कि जैसे जैसे आप खुद जाकर कहीं पर आप इन्वेस्टिगेशन करो तो आप सबसे अच्छा प्योर डाटा ला सकते हो, किसी और से करवा रहे हो तो वो मिस्टेक कर सकता है, किसी सरपंच से आप बोलते हो जरूरी उनके पास बिल्कुल सही अनुमान हो, पटवारी के पास बिल्कुल सही डाटा हो इसे। तो जैसे जैसे हमारे मेथड पाते हैं वैसे वैसे हमारी जो एक्यूरेसी, जो हमारी ओरिजिनलिटी है वो कम होती जाती है। ये भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। आगे एक चार्ट में समझाया गया है कि कब डाटा सबसे अच्छा रहता है, कब डाटा कौन सा बुरा रहता है। आगे देखिए क्या बताया गया, फोर्थ पॉइंट, 3 हो गए हमारे पास और इसके अंदर बात करिए। देखिए आपको आपसे ये हो गया 1, मैं बात करूँ यहाँ पर क्या, ये 1 हो गया आपके पास में, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 नीचे है, तो पहले आप ये 4 वाला भी ध्यान गए, परगणक, ठीक है। तो परगणक को बोलते हैं आप इन्वर्टर्स बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो द्वारा अनुसूचियों जो शेड्यूल्स होते को भर कर सूचना प्राप्ति। तो इसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार का प्रारूप, एक फॉर्मेट बना लिया जाता है, ठीक है ना। इससे विषय का फॉर्मेट मतलब आप मान कर चलिए कि जैसे आपको गांव के अंदर आपने पहले से लिख दिया कि आपको गांव के अंदर जाना था, आपने वहाँ कॉलम बना लिया, एक कॉलम में जैसे आपने बना लिया, जैसे मैं एग्जाम्पल करूँ कि यहाँ पर बना ली, यहाँ हमने गेहूँ लिख दिया, जवार लिख दिया, बाजरा लिख दिया, जो बहुत सारी चीज़ें जो पैदा होती है वो हमने कॉलम बना दी है, ठीक है। फिर आपने यहाँ ऊपर बना दिया कि इसमें बीज आपको कितना चाहिए ऊपर, ठीक है, तो आप बीज वाला डाटा यहाँ यहाँ भरोगे। ऐसे आप इसके खाद का डाटा बना लोगे कि इसके अंदर खाद कितना चाहिए,
खाद यहाँ भर दोगे। फिर ऐसे ही आप यहाँ बना दोगे कि इसके अंदर पानी की सिंचाई की कितना क्वांटिटी चाहिए थी वो आपने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह से आपको दवाइयाँ कितनी चाहिए थी, सब कुछ बहुत सारी चीज़ें वो आप यहाँ पर लिख दोगे। तो ये गेहूँ, ज्वार, बाजरा यहाँ पर नीचे फसलों के नाम आ जाएंगे। वैसे वैसे यहाँ पर खर्चों के एक अनुमान यहाँ पर लिख लोगे भाई कितना खर्चा आपको किस पर करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपने एक शेड्यूल्स बना रखी थी, एक फॉर्मेट आपने बना रखा था, उस फॉर्मेट को आपने दे दिया। आपने फॉर्मेट किसको दिया? अपने परगणक को दे दिया। अब जब आपने ये दे दिया उसे, तो वो क्या करेगा परगणक, तो परगणक जो आपने अपॉइंटमेंट कर रखा है जिससे हम बोलेंगे इन्वर्टर्स बोलेंगे परगणक, वो घर घर पे डोर डोर पे जाएगा और उसको भरवा कर ले आएगा। तो आपने ये अपॉइंटमेंट खुद ने जाकर यहाँ पर भी आपने क्या किया, तो आपने अपॉइंटमेंट करवा लिया। तो घर घर जाकर उसने अपॉइंटमेंट कर दिया। अब देखिए इसके बाद में एक और ऐसी सेम चीज़ है, वो थोड़ा सा इससे आंसर अलग हो जाता है और आपके क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाता है कब आपको है ना परगणक पे टिक करना है आंसर, और कब आपको सूचक पे टिक करना है ना। इसको बोलेंगे इन्वर्टर्स और परगण सूचक की जो इन्फॉर्मेटर्स है उसकी बात करेंगे। तो इन्फॉर्मेटर्स की बात करें, द्वारा अनुसूचियों को भरवाकर सूचना प्राप्त करना। इसमें सूचकों, अब इसमें देखिए इसमें क्या, इसका प्रारूप बनाकर जिन लोगों को सूचना प्राप्ति करनी होती है सूचकों को डाक से दे दिए जाते हैं। तो इसमें क्या करा आपने, क्या करा आपने यहाँ पर क्या, इसमें एक चीज़ और है शायद, इसमें सूचक की आप प्रश्नावली बना लेता है ये, तो उसको प्रश्नावली बोलते हैं। मैंने शेड्यूल वर्ड यूज कर लिया है, इसे प्रश्नावली बोल देंगे। इससे प्रारूप बना लेंगे अपन, प्रारूप बनाकर जिन लोगों को सूचना प्राप्ति करनी हो तो सूचकों को डाक से प्रेषित कर दिए जाते हैं और अपने पास में हमारे पास आंसर भरा आ जाता है। हम क्या करेंगे इसके अंदर क्वेश्चन, इसमें प्रश्नावली पहले तो यहाँ पर कर लेना, प्रश्नावली बना लेते हैं। अनुसूची का क्या वर्ड यूज कीजिए, प्रश्नावली। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अमेंडमेंट कर लेना, प्रश्नावली की बात की जा रही है यहाँ पर। तो प्रश्नावली की बात की जाती है, इसमें क्या हम प्रश्नावली बना देंगे, उसके क्वेश्चन होते हैं, उसके आंसर होते हैं नीचे बने होते हैं। जो आपको क्वेश्चन लिख देंगे, आपके पास में गेहूँ कितना पैदा किया जाता है, आपके पास ज्वार कितना पैदा किया जाता है, गेहूँ के लिए कितना खाद दिया जाता है, इससे आप लिख देंगे। तो अगला जो सूचक होता है, सूचक होता है, सूचक होता है जिस व्यक्ति से आप डाटा ले रहे हो, मतलब गाँव का प्रत्येक परिवार का मुखिया हो गया ना, प्रत्येक परिवार के जो मुखिया जिसको डाटा देना है, जिससे आपको डाटा लेना है ना, जिसके बारे में रिसर्च कर रहे हो, वही आपका इन्फो सूचक हो गया यहाँ पर, वही देने वाले। ये आपका स्टाफ नहीं हुआ, ठीक है, ये कोई आपका स्टाफ नहीं है। सूचक तो क्या, गांव के जो लोग हो गए, जिसमें इस एग्जाम में गांव के लोग गए, वो व्यक्ति हो गए यहाँ पर। तो इससे हमें इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो इसको क्या हम प्रश्नावली दे देंगे, तो उसके अंदर उसको आंसर भर कर दे देगा। अब इनकी सबकी अपने अपने फ़ायदे, अपने नुकसान है। तो अब देखिए हम कैसे इसका क्या नुकसान है, क्या नहीं, उसका आगे समझते हैं। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर वर्ड काम ले रहा हूँ कि कब कब कौन से वर्ड। एक होता है वर्ड, होता है साक्षी। साक्षी को बोलते हैं इंग्लिश में विटनेस। जब ये व्यक्ति अपने समुदाय की जानकारी देता है तो वो साक्षी कहलाता है। अपने समुदाय के बारे से मतलब होता है जैसे कि आपके पर्टिकुलर कॉलोनी के घर बने हुए हैं, जैसे पर्टिकुलर एक समुदाय से रिलेटेड है और उनको उनके बारे में वहाँ पर एक पंच सरपंच बैठा हुआ है, तो पंच उनके बारे में, पंच पटेल है, वो जानता है उनके बारे में, तो वो हमारा साक्षी विटनेस बन जाएगा कि इनके बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ और ये इतने बारे में ऐसे ऐसे कुछ करते हैं। परगणक क्या होता है? परगणक होता है अनुसंधानकर्ता का स्टाफ होता है खुद का, ठीक है ना, वो उसका खुद का स्टाफ है जो निर्धारित फॉर्मेट्स होते हैं, जो आपके शेड्यूल्स होते हैं उनको भरवा के लेता है। इसे बोलते हैं इन्वर्टर्स बोलते हैं इसे। तो ये व्यक्ति होता है। ऐसे एक तीसरा वर्ड भी मैंने अपने काम में लिया था यहाँ पर, सूचक। सूचक क्या इन्फॉर्मेटर्स होता है। इन्फॉर्मेटर्स मतलब कौन से होते हैं? जो व्यक्ति को सूचना देनी होती है, जो उसको सूचना देने वाला जो खुद व्यक्ति है, जो अपने बारे में बताएगा कि मेरे पास में कितना गेहूँ है, कितना बाजरा पैदा करता हूँ मैं। तो इस केस का जो मेरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो खुद आपका सूचक कहलाएगा। अब देखिए इनकी सबकी अपनी कमियाँ, अपनी फ़ायदे हैं। तो इसके आगे एक चार्ट बनाया गया है मैंने। भाई ये बात करी गई है, भाई आपके पास 5 मेथड है, 5 मेथड को मैंने यहाँ पर लिख दिया। कौन कौन सा? देखो, पहले प्रत्यक्ष व्यक्तिगत, अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत, संवाद, सनिशोध, परगणक द्वारा और सूचकों द्वारा, ये आपको यहाँ पर लिख दिया गया है मैंने यहाँ पर। अब शुद्धता की बात करें तो एक एक टॉपिक लीजिए। तो शुद्धता की बात करें तो इसमें आप खुद जाकर करें तो सर्वाधिक शुद्ध होगा, ये थोड़ा अधिक शुद्ध होगा, ये औसत होगा, फिर ये कम हो, ये सबसे कम होएगा। शुद्ध ऐसे क्यों जाएंगे? क्योंकि ये इसको सूचक को इसको बस केवल फॉर्म भर कर देना है तो कैसे भी दे देगा। परगणक तो क्या फिर भी वहाँ खड़ा रहेगा, थोड़ा अच्छा करवा लेगा। संवाददाता स्थानीय स्रोत है वो भी औसत रूप से आपको अच्छे दे देगा। व्यक्तिगत भी अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत जो मॉनिटर से हो गया वो भी लगभग लोग सही सूचना दे देगा। लेकिन उतनी सूचना सबसे अच्छी सूचना है वो हमें काम मिलेगी सर्वाधिक यहाँ पर। क्वेश्चन नॉर्मली ऐसे ही बनता है, यहाँ पर 1 2 3 4 क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन इस पर बनेगा और क्वेश्चन इस पे बनेगा। वो यही क्वेश्चन पूछता है सर्वाधिक शुद्ध और सजातीय जो डाटा है हमें वो कहाँ से मिलने वाला है, वो यही क्वेश्चन पूछने वाला है। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा ये वाला कि सर्वाधिक शुद्ध यहाँ से, और सर्वाधिक सबसे कम शुद्ध अशुद्ध डाटा में मिलने वाला है तो वो हो गया, वो ये वाला आंसर हो गया। तो बीच के वाला भी इन पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, इनकी यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब देखिए आगे बात आती है समय, टाइम की बात आती है। तो भाई टाइम किसमें कितना ज़्यादा लगेगा, किसमें कम लगेगा? तो टाइम की बात करें तो बात सही बात है, इसमें बहुत अधिक टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा कम, इसमें सामान्य टाइम, इसमें कम और इसमें सबसे कम टाइम लगेगा। तो ऐसे ही इन दोनों में क्वेश्चन बनेंगे।
ठीक है ना भाई, इन पे तो एवरेज टाइम ही लगेगा, लगभग थोड़ा कम ज़्यादा ऐसा लगता रहेगा। लोचशीलता फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो चूंकि डाटा आप खुद कर रहे हो तो इसमें आप बहुत ज़्यादा चेंजेस कर सकते हो उसके अंदर, तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होता है, अपने अकॉर्डिंग घुमा सकते हो। वैसे वैसे आप इधर जाओगे वैसे वैसे फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही गोपनीयता, तो गोपनीयता आप भी खुद को बताइए डाटा क्या लिया है क्या नहीं है, तो आपके पास में ही है। जैसे जैसे आप इस मेथड की तरफ आओगे तो गोपनीयता कम हो जाएगी और डाटा है ना लोगों के पास शेयर होने लग जाएगा, सबको एक दूसरे की जानकारी मिलने लग जाएगी। ऐसे ही अपन बात करेंगे खर्च की, इकोनॉमी की। इकोनॉमिक सर्वाधिक खर्च होता है भाई, आप यहाँ पर खुद डाटा कलेक्शन कर रहे हो, फिर यहाँ स्टाफ के द्वारा करवा रहे हो, थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम। तो यहाँ पर क्या है, आपको खुद को एक घर में जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपका कस्टमर एक घर में जा रहा है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। विश्वसनीयता भी इसकी सर्वाधिक होती है, इसकी फिर कम, इसकी कम हो जाएगी। वैसे ही क्षेत्रीय एरिया, तो क्षेत्रीय एरिया भाई आप सबसे कम छोटा एरिया तो यहाँ पे से काम ले सकते हो। जैसे एरिया बड़ा होगा तो आपको इधर जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एरिया बड़ा होगा तो इस तरफ जाना पड़ेगा आपको, इन मेथड्स पे आपको आना पड़ेगा, क्योंकि एरिया आपके पास बड़ा हो गया, आपके पास इतना स्टाफ नहीं होता है। तो इस तरह से ये 7-8 जो डिफरेंस करने के पॉइंट्स है, तो ये आपको बिल्कुल रटने नहीं है, थोड़ा सा बस माइंड को थोड़ा सा समझना है आपको, प्रैक्टिकली सोच कर देख लेना कि यार कौन सा इजी होगा, कौन सा हार्ड होगा, कौन सा कम एरिया के लिए यूजफुल है, कौन सा ज़्यादा एरिया के लिए इकोनॉमिक गोपनीयता किसमें ज़्यादा होगी किसमें नहीं होगी। तो अब आगे बात की सूचक, इनके बारे में बता दिया, इन्फॉर्मेटर्स इनकी डेफिनेशन मैंने पहले समझा दी थी। आगे देखिए, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि हमारे लिए हम कब उपयुक्त रीति का कौन सी मेथड का हमें चयन करना चाहिए। तो देखिए, अनुसंधान की प्रकृति डिपेंड करती है कि आपको नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो किस प्रकार का है, जहाँ से आपको जानकारी लेनी है। जैसे मान लीजिए वो व्यक्ति शिक्षित है, निरक्षर है, किसान वर्ग है, कैसा कैसा मान लीजिए। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि निरक्षर है और अपन वो बोले निरक्षर, उसको हम दे दें प्रश्नावली दे दें, इसको भर कर दे दें, तो वो उसके क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएगा। वो हिंदी लिखना जानता ही नहीं है, हिंदी में जवाब देना जानता है नहीं, तो वहाँ से जवाब आने की संभावना जीरो हो गई है। तो निरक्षर व्यक्ति में हम इस तरह की कोई चीज़ें वो काम में नहीं ले सकते। निरक्षर व्यक्ति है तो वो अपने बारे में जैसे कम बता पा रहा है, वो लैंग्वेज का डिफरेंस है या क्या है वो नहीं बता पा रहा है, तो इसकी अपेक्षा हमने क्या करा, वहाँ के पटवारी से पूछ लिया, वहाँ के सरपंच से पूछ लिया, तो वो पढ़ा लिखा होगा, जाहिर सी बात है पटवारी तो पढ़ा लिखा होगा, तो वो आपको ज़्यादा सही डाटा बता देगा। ऐसे ही उद्देश्य वो क्षेत्र, तो आपका एम क्या है, ठीक है ना, तो हम कौन सा मेथड काम लेंगे। व्यापक क्षेत्र है तो हम प्रकरणों के द्वारा सूचना बराबर कर लेंगे। ठीक है, कम क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है, हमारा एम है, तो ये सब चीज़ें उसे प्रभावित करते हैं। जिससे वित्तीय संसाधन आपके पास कितना इकोनॉमी आपके पॉकेट अलाउ करती है। यदि मान लो आपके पास में बहुत अच्छा पैसा है और आपके पास में, तो आप अच्छा स्टाफ अपॉइंटमेंट करके हर एक डाटा खुद ही कलेक्शन करवा सकते हो। हम एक्यूरेसी कितनी चाहिए, एक्यूरेसी हमको बहुत ज़्यादा चाहिए, तो हमें डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। उपलब्ध समय हमारे पास टाइम कितना है, मान लो हमको छोटे समय में डायरेक्ट मेथड के बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हमें शॉर्ट टाइम के अंदर आंसर निकालना है, तो हम दूसरा मेथड हम काम में लेंगे। अनुसंधानकर्ता का स्टाफ प्रकरण संवाददाताओं के द्वारा भी अपन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें भी हमारे जो इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर डिपेंड करती है कि हमारे पास में है या नहीं है, ये है या ऐसा कैसा कैसा नहीं है। अब आपके बात करते हैं मुख्य जो तथ्य हैं, स्टेटमेंट है, ये बहुत सारे जो क्वेश्चंस आपको पहले प्रीवियस एग्जाम से कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर बने हुए हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं ये, तो इनको ऐसा कैसा ही आपको ध्यान रखना है। देखिए, वह विधि जिसमें अनुसंधानकर्ता द्वारा संवाददाताओं से नियमित रूप से सूचना बरकरार मांगी जाती है। तो ये संवाददाता होते हैं, ये आप अपॉइंटमेंट कर देते हो उन लोगों को, यहाँ पर आप कुछ उन्हीं पर्टिकुलर गांव के जो संबंधित लोग होते हैं उनको आप संवाददाता बना देते हो या स्थानीय पब्लिश होते हैं। तो इसे नियमित रूप से आप सूचना मांग सकते हो कि हर महीने वो डाटा देते रहते हैं आपको। जैसे गाँव के ये प्राय जैसे लंबे टाइम तक जो इन्वेस्टिगेशन चलते हैं ना, उनके लिए मेथड्स काम में लिया जाता है। जैसे आपको साल 2 साल 3 साल के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करना है, वहाँ की करंट इन्फॉर्मेशन से आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, क्या बदलाव वहाँ पर देखे जा रहे हैं। एक तो डाटा आप लेकर आ गए और एक होता है आपको जैसे जनवरी का डाटा मार्च से, मार्च डाटा फिर अक्टूबर से, फिर आपको वापस दिसंबर से, इससे आपको कंपेरेबल करना है। तो वहाँ से आप संवाददाता अपॉइंटमेंट कर दोगे और वो डाटा बार बार आपको देता रहेगा। तो नियमित रूप से आपको सूचना मांगी हो, जहाँ जहाँ भी ये वर्ड काम में लेकर आया है आपके पास में कि नियमित रूप से सूचना मांगी जा रही है, तो आपका आंसर होगा संवाददाता स्थानीय स्रोत विधि के द्वारा। फिर आगे पूछा गया 2 विधियां जिसमें सर्वाधिक शुद्धता के जो संबंध के वो प्राप्त होते हैं। पहले तो प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड और फिर दूसरा अप्रत्यक्ष, ये सेकंड नंबर है। फर्स्ट नंबर क्या, आपने खुद ने जाकर जो डाटा लिया वो सबसे ज़्यादा प्योर है। दूसरा नंबर क्या हो गया कि आपने वहाँ के सरपंच से, वहाँ के मुखिया से, वहाँ के किसी जो प्रतिष्ठित व्यक्ति उससे पूछ लिया आपने डाटा, तो वो भी हो सकता है। तीसरा जो मेथड है, तीसरा जो कंसेप्ट है वह विधि जिसके जवाब में समग्र आंकड़ों में आने की संभावना सबसे कम होती है, तो वो है सूचकों द्वारा, जिसमें आप प्रश्नावली आप तैयार करते हैं। जिसमें आपने प्रश्नावली आपने तैयार कर दी और जो सूचक कौन है जिनके ऊपर आपको शोध करना है, जिस किसान वर्ग के आप जानना चाह रहे हो उसके बारे में आपने दे दिया, तो वहाँ से जवाब आने की संभावना बल्कि जीरो होती है। बल्कि आप मान के चलिए 90 में से 10 जने जवाब देंगे, बाकी जवाब देंगे नहीं, वायरस के अंदर इधर उधर टाल देंगे, क्योंकि उनके ऊपर कोई गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जवाब दे वही सही। एक चीज़, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अशिक्षित निरक्षर व्यक्तियों का समंक एकत्रित करने का सर्वाधिक उपयुक्त विधि कहती है। भाई कोई व्यक्ति अशिक्षित निरक्षर व्यक्ति है तो वहाँ परगणक विधि सबसे अच्छी रहेगी। उसका रीजन है कि बड़ा एरिया है आपके पास में, निरक्षर अशिक्षित व्यक्ति, तो आप परगणक है, आपके इन्वेटर्स हैं, वो आप अपॉइंटमेंट कर दोगे, परगणक खुद का स्टाफ होता है, तो वो पहले से हम उसे शेड्यूल बना करते हैं, उससे हम
जो शेड्यूल अनुसूची को बनाकर दे देते हैं, तो वो उसके बारे में जानता है, उसको ट्रेन हम उसको हम पहले से ट्रेनिंग दे देते हैं, तो वो जाएगा और निरक्षर अशिक्षित व्यक्तियों से डाटा भरवा कर ले आएगा। तो जब अशिक्षित निरक्षर व्यक्ति है तो वहाँ पर कौन सी विधि काम में लेंगे हम? अशिक्षित निरक्षर व्यक्ति की विधि है तो वहाँ पर हम काम में लेंगे परगणक विधि के द्वारा। ठीक है। सर्वाधिक खर्चीली विधि बात करें तो प्रत्यक्ष व्यक्ति के द्वारा, प्रत्यक्ष व्यक्ति का जो अनुसंधान है वो सर्वाधिक खर्चीली विधि है, क्योंकि आपको खुद को एक करना पड़ेगा, तो आपका बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला है। वह रीति जिसमें सूचना प्राप्ति के लिए अनुरोध पत्र जारी किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। भाई अनुरोध पत्र का मतलब रिक्वेस्ट की जा रही है कि सब इस प्रश्नावली का जवाब दीजिए आप, तो वो है सूचकों द्वारा अनुरोध किया जा रहा है कि आप भरकर जवाब दे दीजिए, तो कौन सी विधि है? सूचकों द्वारा। वह दो विधियां जिनमें सूचना प्राप्ति के लिए निर्धारित प्रारूप का प्रयोग किया जाता है, तो निर्धारित प्रारूप का प्रयोग हम दो विधियों में करते हैं, सूचक वाले और परगणक विधि के अंदर। दोनों का नाम अलग अलग है। जो सूचक विधि है उसके अंदर अपन बात करते हैं प्रश्नावली को, और परगणक जो विधि है उसमें प्रयोग करते हैं अनुसूची का। ठीक है। तो इसमें निर्धारित प्रारूप होते हैं दोनों की, दोनों प्रश्नावली का भी निर्धारित फॉर्मेट होगा, फिक्स प्रारूप फॉर्मेट होगा, और अनुसूची का एक फिक्स फॉर्मेट होगा। वह विधि जिसमें अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रति व्यक्ति से समंग न लेकर किसी प्रतिनिधि द्वारा समंग लिया जाता है, तो आपका आंसर जाने वाला अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क विधि। ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करने हुए ये आपका आंसर जाने वाला है। दूसरा, वह विधि जिसमें समंग सर्वाधिक गोपनीय होंगे, प्रत्यक्ष संपर्क विधि। तो सर्वाधिक संपर्क जो विधि उसमें सर्वाधिक गोपनीयता रहने वाली है। परगणकों द्वारा सूचकों से पूछताछ करके अनुसूचियां भरवाता है। तो ये एक पूरा सेंटेंस में कोई सा भी वर्ड गायब करके वहां से क्वेश्चन बना सकता है। तो परगणक जो मेथड है उसमें द्वारा सूचकों से अप्रत्यक्ष रूप से पूछताछ करके, सूचकों से मतलब जो सूचना देने वाला उसे अप्रत्यक्ष रूप से पूछताछ करके अनुसूची भरवाई जाती है। जबकि सूचकों स्वयं के द्वारा जब जवाब दिया जाता था उसको हम बोलते हैं प्रश्नावली माध्यम से, तो वो प्रश्नावली के द्वारा उसने जवाब देना होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये डाटा हुआ। इसमें एक मेथड और है, वो मैंने नहीं लिखा है यहाँ, जैसे टेलीफोन से, तो वो भी एक प्रत्यक्ष मेथड ही है। टेलीफोन से हमने खुद ने टेलीफोन करके पूछ लिया है, तो जरूर नहीं सबके पास में टेलीफोन हो नहीं हो। टेलीफोन करके भी हम बहुत कम समय के अंदर बहुत सारा डाटा एकत्रित कर सकते हैं, तो टेलीफोन मेथड भी एक अलग से मेथड बन सकता है आपका, लेकिन मैंने यहाँ पर कंसिडर नहीं किया है। अब देखिए द्वितीय समंगों का संग्रहण है। तो प्राथमिक समंग जो प्राइमरी डाटा है वो कंप्लीट हो गया, उसकी 5 जो बड़े बड़े मेथड्स है वो कंप्लीट हो गए, जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब द्वितीय समंग हो गए, तो द्वितीय समंग के बारे में बताए गए हैं वे समंग जो पहले एक बार में प्रयोग में लाए जा चुके हैं, उनके बारे में आप पहले से ही उनको यूज किया जाएगा, किसी और ने कलेक्शन किया होगा तो वो आपके सेकेंडरी समंग कहलाएंगे। अब ये दो टाइप के पहले से प्रकाशित होते हैं और अप्रकाशित, पब्लिश और अनपब्लिश हो सकते हैं। पब्लिश मतलब किसी वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया आपने या किसी अखबार में पब्लिश कर दिया है तो उसे पब्लिश डाटा बोलेंगे। और गैर प्रकाशित मतलब जिसको आपने कहीं प्रकाशित नहीं किया, छोटे इंस्टीट्यूट कहीं प्रकाशित नहीं करते हैं, उनका कोई खर्चा नहीं होता है। प्रकाशित स्रोत क्या है? जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ हो गया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हो गए, आईएमएफ हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, एनएसएस हो गया, सीएसएस हो गया, तो बहुत सारे हम नेशनल इंटरनेशनल एजेंसियां ऐसी बनी हुई है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का उसके खुद के पास में अपना डाटा है। जैसे अभी कोविड चला तो कोविड का डाटा उसके पास में, किसके पास है? WHO के पास में, पूरे वर्ल्ड का। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो ये वैश्विक संगठन बने हुए हैं, तो कुछ तो इंटरनेशनल लेवल और कुछ नेशनल लेवल। जैसे एनएसएस हो गया, नेशनल स्टैटिकल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सब आपके देश के, आपकी कंट्री के, जैसे आरबीआई हो गया और एसबीआई हो गया, तो इनके पास में बहुत सारा डाटा रखा हुआ है। अप्रकाशित स्रोत विशेष उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो ये हम पब्लिश नहीं करते हैं, तो ये कुछ छोटे मोटे इंस्टीट्यूट होते हैं जो भी डाटा कलेक्शन करते हैं। तो इस प्रकार आपकी बात करूँ तो आपका प्राइमरी सेकेंडरी डाटा कंप्लीट होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको खुद को भी लगा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकायदा मैंने क्वेश्चन यहाँ बनाए भी हैं, उनके 5-4 ऑप्शन देने के अपेक्षा मैंने खुद उनका डायरेक्ट आंसर लिखा है। तो आज की क्लास ये प्राइमरी सेकेंड डाटा ये यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आएगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।